सॉफ्टवेयर्स क्या चीज़ है? एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हम लोग अभी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जूम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरफेस है हमारा कंप्यूटर के साथ भी इस वक्त, यानी कि हम लोग सिंपली हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग कोई भी ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक इंटरफेस है जो कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ इंटरएक्ट करने में या इंटर आपका आपका ताल्लुक बनाता है। द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो जो भी मोबाइल डिवाइस है या आपका कंप्यूटर है, तो वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग करते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज़ है और लिनक्स, और हम इसकी बात करेंगे आगे। तो और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो रजिस्ट्री क्लीनर, स्क्रीन सेवर, और कुछ में स्टैंड एंटीवायरसेस हैं, डीवीडी है, विनजिप है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बिल्ड इन में ही ज़्यादातर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं। अब ये सामने जिस तरह से आपके सुनो, ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से, और ये ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं, डिवाइस डिपेंडेंट भी हैं और डिवाइस इंडिपेंडेंट भी हैं। अब ज़्यादातर लोग या आप लोग में से जो भी आईफोन यूज़ करते हैं, तो आईफोन iOS ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है। जो आपके एप्पल की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो उसमें मैक यूज़ होती है, विंडोज़ जिस तरह से हम लोग आम दूसरे कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ होती है। इस तरह से जो एप्पल के दूसरे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स और ये चीज़ें, वहाँ पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ में एंड्रॉयड यूज़ होता है, और ये बेस करता है लिनक्स के ऊपर। लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर ये बेस कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं, लेकिन ये सब डिवाइस डिपेंडेंट हैं। अगर डेल का कंप्यूटर है या एचपी का कंप्यूटर है, उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल्ड बिल्ड इन। और अगर कोई एंड्रॉयड मोबाइल है या टच स्क्रीन मोबाइल है, वो ये यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं विद दी हार्डवेयर, कोई भी अपने डिवाइस के साथ। तो ये एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज़ हो रहा है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसके अंदर हम छोटी-छोटी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी हम डेप्थ में इतनी नहीं जाएँगे। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि जिस तरह से भी मैंने हम लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर देखा कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके अंदर अब हम अपने स्मार्टफोन के अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, अपनी मल्टीटास्किंग की पॉसिबिलिटी को, कि एक वक्त में हम लोग जैसा से मैं अगर आपको यहाँ पे टीच भी कर रही हूँ, तो दूसरी साइड पे मैं अपने डॉक्यूमेंट भी रेडी कर सकती हूँ। मैं कोई ऐसा पीछे मैंने प्रोसेसिंग पे कोई और डॉक्यूमेंट भी लगाया होगा, तो एट द सेम टाइम हम लोग काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं या कर सकते हैं एक सिस्टम के ऊपर। तो ये तो अब की टेक्नोलॉजी है, या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो सबके एक्सेस में है। हमारा अपना जो स्मार्टफोन है उसका नाम स्मार्टफोन इसीलिए है कि वो मल्टीटास्किंग के ऊपर है। और इसकी बैकएंड पे अगर हम लोग देखेंगे ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये असल में है क्या? ये सर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, लेकिन ये चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। जैसे ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के सामने है एक, इसमें जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब एन, बहुत सारी आपने जॉब्स एक खोली हुई हैं। एक तरफ इंटरनेट खोला हुआ है, एक तरफ आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है, एक तरफ आपने चीज़ें अपने कंप्यूटर के ऊपर खोली हुई हैं। अब सेम तरह के जो फंक्शंस हैं उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। इंटेलिजेंट सर्वर्स हैं इसके अंदर, वो देख रहे हैं कि एक तरह की जॉब कैसी है, मतलब कि एक ऑफिस से रिलेटेड है। ऑफिस के अंदर आपके वर्ड है, आपका पावर पॉइंट है, ये ऑफिस से रिलेटेड काम है, ठीक है। ये एक जॉब 1 जो होगी, और जॉब 2, सपोज आपने पावर पॉइंट भी खोला हुआ है, आपने वर्ड भी खोला हुआ है, ये दोनों सेम तरह के उसको काम लग रहे हैं, वो एक बैच के अंदर इसका ग्रुप बना देगा।
वो ग्रुप बना के फिर वो सीपीयू को देगा। इस तरह से फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू बैच। ये कहेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, जहाँ पर सिमिलर फंक्शंस को वो एक ग्रुप बना के ताकि उसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो सके। यानी कि हमने स्पीड को सबसे ज़्यादा, आपको ये भी पता है कि जो जो भी स्पीड से रिलेटेड होते हैं मोबाइल्स, थोड़े से जिनकी स्पीड कम होती है, जिनकी रैम या रोम कम होती है, वो थोड़े से सस्ते होते हैं। और जिनकी रैम रोम और चीज़ें, उनकी स्पीड उनका इंटरफेस और बाकी की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये इनके थ्रू ही चीज़ें मैनेज की जाती हैं, जिसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपकी एक सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा करके उनकी स्पीड को इंश्योर किया जाता है कि एक तरह के कामों को हम लोग ग्रुप बना दें ताकि स्पीड को कर सकें, हम लोग मैनेज कर सकें। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, सबसे पहली बात। फिर देयर इज़ एन ऑपरेटर which takes similar jobs having same requirements and group them into batches। ठीक है, यहाँ पे वो बैच में जो हमने बात कर ली। then it is responsibility of operator to sort the jobs with similar needs। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही की बात कर रहे हैं, कि वो सिमिलर जॉब्स को किस तरह से डिवाइड कर देता है या ग्रुप कर देता है और इन चीज़ों की स्पीड को इंश्योर करता है एट द एंड। तो अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जैसे सपोज आपकी जॉब वन में वर्ड आपने खोला हुआ है, आपने ईमेल खोली हुई है, आपका वेब ब्राउज़र है, ये सारे मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे सारे एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद सीपीयू में जा रहे हैं। अब ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एट द सेम टाइम ये सब काम किए जा रहे हैं और इस तरह से स्पीड को मैनेज किया जा रहा है, कंप्यूटर की स्पीड को। जैसे वहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा था सेम तरह के जॉब, वो कर रहा था, इसमें जो टाइम शेयरिंग है कि ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट। अब जैसे वर्ड को और अब पहले इसकी बारी आएगी वर्ड की, या थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, फिर ईमेल की बारी आएगी, फिर आपके वेब ब्राउज़र की बारी आएगी। तो वो थोड़ा थोड़ा करके जो आपका कंप्यूटर है, तो क्योंकि टाइम शेयरिंग के अंदर उसने उसने बैच या उसकी ग्रुपिंग नहीं की, अलग-अलग नहीं की, बल्कि वो एट द सेम टाइम और एक पॉइंट से ही वो सीपीयू के ऊपर जा रही हैं चीज़ें और मॉनिटर हो रही हैं। तो इस वजह से इसकी स्पीड जो होगी वो कंपैरेटिवली बैच सिस्टम से कम होगी, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देगा तो हर सॉफ्टवेयर को के यूजेज के दौरान वो कम हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ रही है आपको? सामने डिस्प्ले जो है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ईच टास्क इज गिवन Yes, सम ma'am. टाइम, हाँ, टू एग्जीक्यूट, और फिर ईच यूजर गेट्स टाइम ऑफ सीपीयू एज दे यूज सिंगल सिस्टम। अगर वो सिंगल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो हर एक यूजर को टाइम देना पड़ेगा। दीज सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम्स। यानी कि इस तरह से जो सिस्टम्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये अब यानी कि कम यूज़ होते हैं, यानी कि इनएफिशिएंट हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग के लिए systems यूज होते हैं। देन द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर और फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स आल्सो। अब हम लोग अगर नेक्स्ट में अगर जिस तरह से बात करेंगे नेटवर्किंग की, एक नेटवर्किंग के अंदर हम लोगों ने एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अब उसमें कुछ जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के ऊपर, जो फर्स्ट 3 कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड अच्छी है, जबकि उसके जो नेक्स्ट वाले हैं सपोज उनकी स्पीड कम हो रही है। वहाँ पे क्या है कि टाइम शेयरिंग लगाया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब वो ज़्यादा टाइम अगर सर्वर 1 पे या 2 पे बच्चे बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर 3 के ऊपर स्पीड कम आ रही होगी चीज़ों की, और क्योंकि प्रोसेसिंग उसकी स्लो हो रही है ड्यू टू अदर सिस्टम्स, तो यहाँ पे एक एफिशिएंट कम एफिशिएंट होता है। तो अब जो बात वो कर रहे हैं, द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। अब जो भी वर्ड इसकी वो यूज़ कर रहा है टाइम को, या ईमेल कर रहा है या ब्राउज़र कर रहा है, तो जो भी यूज़ कर रहे होते हैं टाइम कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो उसका क्वांटम कहते हैं। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज़ ओवर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस ओवर टू नेक्स्ट टास्क। यानी कि अगर वर्ड का प्रोसेसिंग आपने करवाई है, वो उसका काम खत्म हुआ है, तो वो वो करने के बाद वो
नेक्स्ट जो जॉब करेगा वो ईमेल से रिलेटेड आपकी जॉब कर देगा, उसको प्रोसेसिंग कर देगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी। देन वेब ब्राउज़र। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मल्टिक्स एंड यूनिक्स, यानी कि ये थोड़े से पुराने समझ लें, या ये यानी कि इस तरह से स्पीड को इंश्योर नहीं किया जाता। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके बाद फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रीसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट टू विद ए ग्रेट पेस। यानी कि ये वाले जो सिस्टम्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब यहाँ पे ये अब वाइडली यूज हो रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपकी चीज़ों, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी उन्होंने अंदर ही, कि इससे रिलेटेड डिस्क सीपीयू मेमोरी को इकट्ठा कर दिया, सीपीयू मेमोरी को एक जगह पे कर दिया, सीपीयू डिस्क मेमोरी, यानी कि हर चीज़ को अलग 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 कर दिया। जैसे बैच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे थ्रू ग्रुप्स, और वो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वही उसके ग्रुप्स बना रहा था। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने उसके अंदर ही प्लेसेस को अलग अलग कर दिया, सीपीयू को, डिस्क को, मेमोरी को, क्योंकि छोटे छोटे से बनाती है। मतलब कि आप मल्टीटास्किंग इस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि मैंने एक जॉब की हुई है, वो इस वाले ये वाली चीज़ वर्ड खोला हुआ है, तो वो ये वाला जो यूनिट है वो उसको हैंडल कर लेगा। मैंने एक्सेल खोला, वो दूसरा इसको हैंडल कर लेगा। फिर मैंने चौथा पावर पॉइंट खोला हुआ है, वो इसको हैंडल कर लेगा। मैं कोई और सॉफ्टवेयर प्ले कर रही हूँ, वो इसको हैंडल कर लेगा। मतलब मल्टीटास्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा स्पीडीली इंश्योर की जाती है। And then various autonomous interconnected computers communicate each other using a shared communication network। और हम लोग वेरियस ऑटोनोमस यानी मुख्य किस्म के काम जो हैं इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स में भी और इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जल्दी इसको कर सकते हैं, यानी कि ये नेटवर्किंग के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हम लोग उसको अच्छे तरीके से उनकी स्पीड इंश्योर कर सकते हैं, प्लस उनका यूसेज और कम्युनिकेशन ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, स्पीडीली कर सकते हैं। देन इंडिपेंडेंट सिस्टम्स पोजेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। अब यानी कि हर एक ही सिस्टम की अपनी मेमोरी भी है, अपना सीपीयू भी है, अपना यूनिट भी है, यानी कि वो अब सब एक ही के साथ नहीं है, यानी एक ही जगह पे नहीं है, बल्कि अलग अलग भी हैं। सपोज ये वाला एक अलग है सीपीयू और मेमोरी इसकी एक अलग है, एक सिंगल कंप्यूटर है जो कि कनेक्टेड है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम विद अदर सर्वर या नेटवर्क के साथ ऑपरेट है। वो नेटवर्क उसको इस कंप्यूटर को, सिंगल कंप्यूटर को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम लोग लैब में बैठे हुए होते हैं, तो उसमें हम लैब के अंदर एक सर्वर है, सर्वर एक बेसिक कंप्यूटर है, वहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं किसी एक सिंगल यूनिट सिंगल कंप्यूटर को भी। तो देन इंडिपेंडेंट सिस्टम्स पोजेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू, और इसके बाद दीज आर रेफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। दीज सिस्टम्स प्रोसेसर्स डिफर इन साइज एंड फंक्शंस, यानी कि हम लोग उसमें डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स भी लगा सकते हैं और चीज़ें भी लगा सकते हैं। The major benefit of working with these types of operating system is that it is always possible that one user can access the files or softwares which are not actually present on this system but on the other systems connected with this network। यानी कि एक सिस्टम में एक चीज़ कनेक्टेड, कोई और सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं या अपने सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू यूजिंग जो भी नेटवर्क के ऊपर पड़ा हुआ है। देन रिमोट एक्सेस इज एनेबल्ड विद द डिवाइसेस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि ये एक ये आपकी लैब है। जैसे लैब के अंदर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स भी हैं, सबका अपना अपना सीपीयू भी है, और वो नेटवर्क के साथ भी एक लिंक्ड है। और नेटवर्क के अंदर जहाँ पर भी कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू गिविंग राइट्स और चीज़ें। तो ये एक एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ये एक एफिशिएंट सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सेम चीज़, वही चीज़ के सारे एक सर्वर के साथ लिंक्ड हैं। अब इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और यानी कि पुराने जो सिस्टम्स थे, पुरानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, वो थोड़े स्लो हो जाया करते थे, लेकिन अब इन चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया गया है कि जो भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स हैं
वो एफिशिएंट ही रहें। तो हर सिस्टम का अपने पास भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर हैं, और वो फाइल सर्वर के साथ भी जो जिसके साथ वो कनेक्टेड है उनके साथ भी वो शेयर्ड हैं। These systems run on a server and provides the capability to manage data, users, groups, security, applications, and other networking functions. These type of operating systems allow shared access of files, प्रिंटर्स, यानी कि एक सिस्टम आपके साथ प्रिंट शेयर्ड एक्सेस दे देता है। आप प्रिंटर आप एक लगा लें, बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि आपके लैब के अंदर एक प्रिंटर होगा, सारे उसके साथ एक्सेस दे दी जाए सारे कंप्यूटर्स को, तो सारे एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। Then one more important aspect of network operating system is that all the users are well aware of the underlying configuration of all other users within the network, और यानी कि सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी एक की जॉब उसको पता है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी बड़े इंटेलिजेंट है। अगर क्लाइंट वन की तरफ से प्रिंटर की एप्लीकेशन प्रिंटर की कमांड आई हुई है या प्रिंट की कमांड आई हुई है, तो क्लाइंट टू उसकी लाइन में लग जाएगा। यानी कि ये खुद ही इतना इंटेलिजेंट है कि क्लाइंट वन की जॉब करने के बाद ही क्लाइंट टू की जॉब को ऑपरेट करेगा, या थ्री की जॉब को, ये जो भी नेक्स्ट होगी उस जॉब को ये ऑपरेट करेगा। दैन एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, नोवेल, नेटफेयर एंड बीएसडी, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो मैम, तो मैम तो बहुत एवरीथिंग इज आपने क्लियर। हाँ इसका बिल्कुल, एक्सप्लेन किया। जनरल, हाँ जनरल सी हैं इसके अंदर चीज़ें। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग, यानी कि हम लोगों का इतना इसकी डेप्थ के अंदर जाना नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक ओवरव्यू देना हम लोगों का इस कोर्स में मकसद है। अब ये रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है कि झटपट, जैसे दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स द रियल टाइम सिस्टम्स, यानी कि आपने अब जैसे हम लोग डिवाइसेस की भी बात कर रहे थे, हम लोगों को कभी जैसे से कोई भी एक कार है रिमोट कंट्रोल से, टॉय है, टॉय कार है वो बच्चों की, वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, तो उसके पीछे एक छोटा सा चिप लगी हुई है जिसके अंदर एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया है कि आपको ये इस किस्म की कमांड आएगी या इस तरह का सिग्नल आएगा, तो इसके ऊपर वो सेंसिटाइज हो जाएगा और उस कमांड को ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू एक गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। उसके अंदर पीछे छोटा सा एक फंक्शन या एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है। अब वो रियल टाइम ऑपरेशन के लिए, यानी कि फटाफट से आपने एक कमांड दी और और वो फ़ौरन से वो चीज़ चलना शुरू हो जाती है। अब रोबोटिक्स के अंदर भी, रोबोट्स में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मिसाइल सिस्टम्स में अब यहाँ पे जहाँ पर ये यूज़ हो रही हैं, ये यानी कि फ़ौरन से जैसे ही, अच्छा इसमें हम लोग बात कर रहे थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम लोग बात कर रहे थे, और इसके अंदर रियल टाइम systems are used when these are time requirements are very strict, like missile system, air traffic control systems, robots, यहाँ पे यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रियल सिस्टम्स हैं, एक हार्ड रियल सिस्टम है, एक सॉफ्ट रियल सिस्टम है। अब हार्ड रियल टाइम systems में these operating systems are meant for the application where time constraints are very strict, and where even the shortest possible delay is not possible, they are not acceptable. These systems are built for saving lives, like automatic parachutes or airbag, इनकी आपको उसमें झटपट requirement है उसके अंदर आपकी, which are required to be readily available in case of any accident. Virtual memory is almost never found in these systems. Virtual family memory means कि जैसे रैम है उसके अंदर नहीं होती, बल्कि रोम ही है उसकी, और वो उसी के ऊपर फंक्शन उसने करना है, जैसा से लाइफ सेविंग पैराशूट्स की उन्होंने एग्जांपल दी। देन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स में these operating systems are the applications where for time constraint is less strict, यानी इतने strict नहीं है। जो टाइम कंस्ट्रेंट है, ये दो तरह के हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं आपके। अब ये टाइप्स जिसके अंदर हम लोगों ने पहले भी बात की है, सिर्फ इसको वाइंड अप कर रही है, ये वाली स्टैंड अलोन, जिसका नाम आप समझ लेंगे, स्टैंड अलोन में विंडोज है, मैकिन्टॉश और लिनक्स है, इसकी हम लोग ये बात करते हुए आ रहे हैं। देन नेटवर्क में हमने बात की, नेटवर्क सर्वर 2016 अपडेटस होगा।
सोलारिस है और नेटवेयर है। नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हम लोगों ने अभी पहले बात कर लिया, ये सारी उसको समराइज कर रही है। और एम्बेडेड में विंडोज़ मोबाइल है और iOS 11 है, ये सारे एम्बेडेड हैं। यानी डिफरेंट इसके अंदर सारे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मिला के तो ये इनकी इनको डिज़ाइन किया गया है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एम्बेड किया गया। और अब ये डिवाइस डिपेंडेंट भी हैं, जैसा से आईफोन और एप्पल की और एंड्रॉयड जो मोबाइल्स हैं उनके ये डिवाइस डिपेंडेंट कहलाते हैं, यानी जो डिवाइस होगा उसका वो सॉफ्टवेयर है। और डिवाइस इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे मोबाइल्स आते हैं उसके अंदर एंड्रॉयड बिल्ट इन भी होता है और हम कोई और सॉफ्टवेयर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अपनी विंडो के अंदर यानी कि एक डिवाइस डिपेंडेंट भी होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसके अंदर ही सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है और एक ऑप्शन ये है कि दूसरे भी हो सकते हैं। तो डिवाइस डिपेंडेंट भी हैं कुछ और इनमें से डिवाइस इंडिपेंडेंट भी हैं। तो ज़्यादातर डिवाइस डिपेंडेंट ही हैं। हम लोगों को ये पता है कि ये कंपनी ये कंपनी इस तरह की बनाती है प्रोडक्ट्स और इसके अंदर यही सॉफ्टवेयर बिल्ट इन यूज़ हो सकता है। तो जहाँ जिस तरह से दूसरे बैंक्स हैं या दूसरे सप्लायर्स हैं, अगर हम लोग उनके एंड से बात करें तो वो इस तरह के सिस्टम्स को खरीदते हैं जिसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी से भी उसकी एडिशंस कर सकें। तो वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी डिवाइस इंडिपेंडेंट होगा, वो अपनी मर्ज़ी से अपना सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो ये डिवाइस इंडिपेंडेंट वो सॉफ्टवेयर्स होंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस जो हैं वो कोल्ड बूट है और एक वार्म बूट है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम के अंदर, तो एक वो एकदम से जो बंद हो जाता है, को उसको कहते हैं कोल्ड बूट। अब सपोज़ किसी कोई वायरस आ गया है, कोई किसी ने हैक कर दिया आपका कंप्यूटर, तो वो आपका सिस्टम चलते-चलते एकदम से बंद हो गया, तो ये आपका कोल्ड बूट कहलाएगा। और आप उसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। देन एक वार्म बूट है, अब सिस्टम आपने चलाया हुआ है, अक्सर में काम कर रहे होते हैं, तो वो एकदम से हैंग हो जाता है और उसमें फिर मैं दबाती हूँ कंट्रोल, ऑल्ट और डेल, उसके अंदर वो फिर सामने एक आपके विंडो खुल जाती है। कंट्रोल ऑल्ट डेल वो आपके सामने विंडो खुल जाती है जिसके अंदर उसमें लॉग या टास्क मैनेजर की बात आई आई हुई होती है। अगर टास्क मैनेजर को आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पर प्रॉब्लम आपके सामने रनिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम कर रहा होता है, लगता है आपको ये वाला सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है जिसने हैंग कर दिया मेरा कंप्यूटर, आप उसको उधर ही बंद कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं वार्म बूट। वार्म बूट में जिसमें यानी कि आपके चलते-चलते सिस्टम हैंग हो गया एक दफ़ा और उसके बाद फिर आपने उसको कंट्रोल ऑल्ट डेल दबा के एक उसका टास्क मैनेजर की ऑप्शन को क्लिक करके तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको बंद कर देते हैं और या उसको रीस्टार्ट की ऑप्शन दे देते हैं। तो ये आपका वार्म बूट कहलाता है। अब ये मैनेजिंग प्रोग्राम्स जो हैं सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग या पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स है, देन सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग विंडोज़ है, मल्टीटास्किंग विंडोज़ के थ्रू हम लोग करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। सिंगल यूज़र भी है लेकिन मल्टीटास्किंग हो सकती है। लेकिन अब पाल्म ओएस ये कम यूज़ है इसका, इतना ज़्यादा नहीं है। इनके सिंगल यूज़र होगा और सिंगल टास्किंग होगी तो वो पाल्म ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन सिंगल यूज़र है जैसे हमारे सिंपल कंप्यूटर्स हैं, वो मल्टीटास्किंग करते हैं, विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग में यूनिक्स और वीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और मल्टी प्रोसेसिंग में अगेन कि आपको मल्टी प्रोसेसिंग चाहिए जहाँ नेटवर्क्स हैं और चीज़ें, तो यूनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 ये नाम है। ये वाली स्लाइड भी इन सारी चीज़ों को वाइंड अप कर रही है। देन मैनेजिंग मेमोरी है रैम, हार्ड डिस्क, पेजिंग एंड थ्रैशिंग। रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड डिस्क आपकी जिसके अंदर जो रोम भी कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में करेंगे ज़्यादातर बात। तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे हम लोगों ने वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, हमने दूसरे सिस्टम्स की ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जिसके अंदर ये सारे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं फर्स्ट
काम किसने करना है और फर्स्ट जॉब किसकी परफॉर्म करनी है। जो सॉफ्टवेयर पहले आपने ओपन किया था उसके फंक्शंस को पहले परफॉर्म करना है, फिर दूसरे फंक्शंस को करना है और उनकी स्पीड को कैसे मैनेज करना है। ये कोऑर्डिनेटेड टास्क है। एफसीएफसी, एफआईएफओ, लाइफो, हाई लो प्रायोरिटी टास्क और हाई प्रायोरिटी टास्क यानी कि सिस्टम ही आपका या ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको देख लेगा कि कौन सा हाई प्रायोरिटी टास्क है, उसको जल्दी कर देगा, बाकी को थोड़ा सा लेट कर देगा और डिपेंड करेगा। और उनको कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस का मतलब यही है कि आपने वो ऑर्गेनाइज कैसे करता है, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। देन डिवाइस ड्राइवर, प्लग एंड प्ले, ऑटोमेटिक अपडेट, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। एंड देन ये उसी का ही फंक्शन है। देन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड देन फाइल्स एंड डाटा मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। ये भी सारे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही के फंक्शंस हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड करता है। आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, फाइल्स और डाटा को मैनेज करता है, देन आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर ही आते हैं, मतलब कि ये सेपरेट नहीं है प्रोग्राम्स या फिर हर सॉफ्टवेयर के, यानी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं ये उसी के अंदर ही यूज हो रहे हैं, यूजुअली इंक्लूडेड इन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर फाइल मैनेजर है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर है। अब ये हम लोग जब स्पीड स्लो हो जाती है, हम लोग अननेसेसरी फाइल्स को अक्सर रिमूव करते हैं, उसका भी हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेंगे वो कैसे करते हैं। और डिस्क क्लीनअप यानी कि आपकी जब मेमोरी फुल हो जाती है, ये रोम आपकी वो बहुत ज़्यादा फुल हो गई है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं या उसको करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं उसमें उसको एक्स्ट्रा फाइल्स को, तो हम लोग उसको डिस्क क्लीनअप के एक फंक्शन है या यूटिलिटी प्रोग्राम है जो बिल्ड इन ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, उसको हम लोग क्लिक करते हैं तो आपकी वो डिस्क क्लीन कर देता है। और एक्स्ट्रा फाइल्स को ये जैसे हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी अननेसेसरी फाइल्स भी साथ में डाउनलोड हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए उसकी वजह से आपकी स्पीड असल में सफ़र कर जाती है आपके डेस्कटॉप की या कंप्यूटर की। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए स्पीड को, तो ये छोटे-छोटे से जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं ये आपका काम करते हैं। और फिर स्टैंड अलोन में पार्टीशन मैजिक है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, फाइल कंप्रेशन है, देन वेब फिल्टर्स हैं। अब ये सारे जो हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एक यूटिलिटी का मतलब कि हर सॉफ्टवेयर के बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं और वो ये सर्विसेज देते हैं। इसमें एंटीवायरस प्रोग्राम है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसने किसी एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ या एंटीवायरस कंपनी के साथ किया हुआ और वो या ये जो विंडोज 10 है जिसका इसके अंदर एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादातर। इन्होंने अपना ही सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा वो बना दिए कि आपको वायरसेस को रिमूव करने के लिए जो लेटेस्ट नोन है उनको रिमूव करने के लिए विंडोज़ खुद ब खुद ही अपना अपना डिफेंड कर लेती है। तो इसी तरह से फाइल कंप्रेशन, कन्वर्जन या फाइल को कंप्रेस किया जाता है, जैसे हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर भी देखते होंगे जिससे हम ज़िप कर देते हैं फाइल को, उसके बाद फिर कहीं पे हमने सेंड करना है या कन्वर्ट करना है और ये भी सारे जो वेब फ़िल्टर्स हैं। अच्छा, ये आज का आप लोगों का सारा है